और हम चला रहे हैं बीपीएससी के लिए पॉलिटी की सीरीज। तो पॉलिटी में हमने 100 प्रश्न देख लिए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे आगे के प्रश्न। ठीक, अपना टारगेट है प्रत्येक क्लास में 50 प्रश्न करने का। ठीक है, तो अभी पॉलिटी ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री शुरू करेंगे। और ये सीरीज पता ही है आपको, घटना चक्र की सीरीज चल रही है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। और 101 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बी, प्रधानमंत्री। ठीक, अगला प्रश्न देखते। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न यही है जो मैंने अभी बताया था। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो किससे? 25 वर्ष से। तो 103 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 103 का सही आंसर क्या है? सी। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो 104 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। मतलब कितने वैध मतों का कितना प्राप्त न हो तब वो अपनी जमानत खो देता है। तो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1/6। वैध मतों का 1/6 जब प्राप्त नहीं करता है तो वो क्या होता है? अपनी जमानत खो देता है। ठीक है, 1/6 याद रखना है। व्याख्या देखेंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। तो कितना याद रखना है? वैध मतों का 1/6%, 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। नहीं प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो कब तक? 2031, 2026, 2021, 2011। तो 2026 तक यथावत रहेगा। जो 1971 की जनगणना हुई थी लोकसभा की और राज्यसभा की सीटों के लिए, वो 2026 तक रहेगी। 2026 के बाद में फिर परिसीमन वगैरह होगा, जो भी होगा। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 81(3) में परंतक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यसभा सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। कब तक? 2026 तक। तब तक निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष रहेगी। 1971 की जनगणना आधार वर्ष है। ठीक है, आपको पता है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। कब होती है? प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। ठीक है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कौन सी जनगणना पे? 1951, 1961, 1971 या 1981। तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्या है बेस अपना? वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। और कब तक रहेगा ये? 2026 तक रहेगा। 2026 में देखते हैं फिर क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा की सीटें कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और 108 का क्या हो जाएगा? बी। 108 का क्या उत्तर होगा? बी। अब आपको पढ़ना है अनुच्छेद 170। क्या पढ़ना है? 170 के अनुसार क्या है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 कितने? 500 कौन? MLA। और न्यूनतम 60 सदस्य को मिलकर बनेगी। या तो कम से कम 60 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 500 होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं कितने? 403 + 1।
वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। किसमें? पुडुचेरी में है। ठीक है, जबकि राज्यों में सिक्किम 32 हैं। सिक्किम में कितनी है? 32 हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, जिसकी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। उपरोक्त विकल्प में अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें, मेघालय में 60 हैं, मणिपुर में भी 60 सीटें हैं। तो विधानसभा की सीटें भी याद रखनी है, लोकसभा की भी सीटें याद रखनी है। लोकसभा इलेक्शन अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो लोकसभा की सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। ठीक, तो एक संख्या समान है। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 68 सीटें हैं। तो सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं, कितनी? 32 सीटें सिक्किम में। कितनी है? 32, जो कि एक अपवाद है। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी अपवाद है, और जबकि अनुच्छेद बताया था मैंने, उसके अनुसार 500 सीटों से ज़्यादा नहीं होंगी और 60 से कम नहीं होंगी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या कर दिया? इसे निष्प्रभावी कर दिया है। ठीक है, अब कोई सदस्य आंग्ल इंडियन मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक, तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे निष्प्रभावी बना दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस में दिया गया? अनुच्छेद 330 में दिया गया। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 330 में लोकसभा में किसे आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियों को। किसे दिया गया? अनुसूचित जातियों को। अनुच्छेद 330 याद रखेंगे। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश, प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे, और भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो 111 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 111 का सही उत्तर क्या है? डी है। अगला है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छानुसार, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो 112 का हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कौन होंगे? मंत्री होंगे। 112 का हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। कितने? वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। कितने? 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कितने सत्र बुलाए जाएंगे? कम से कम 2 सत्र तो बुलाए जाने हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो अभी बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा कौन भेजता है भाई? यूपी भेजता है। यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 सीटें हैं। कितनी हैं? यूपी में कितनी? 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन भेजता है? सबसे ज़्यादा भेजता है, अधिक सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है? यूपी भेजता है। कितने भेजता है? 80 भेजता है। 114 का हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या क्या है? उत्तर प्रदेश 80 है, पश्चिम बंगाल कितने? 42 हैं, और बिहार 40। बिहार की आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की हाफ है बिहार में। कितनी? 40 सीटें हैं बिहार में। आप बीपीएससी दोगे तो आपको बिहार की सीटों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बिहार में कितनी है? 40, मध्य प्रदेश में कितनी है? 29, और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो देख लेते हैं। बिहार तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, और बिहार तथा मध्य प्रदेश। तो कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 115 का क्या हो जाएगा? ए, बिहार तथा महाराष्ट्र। जब ये प्रश्न आया था तब उस समय बिहार लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी, क्योंकि तब बिहार से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार से झारखंड कटा नहीं था। तब कितनी सीटें थी बिहार में? 54 सीटें थी, और महाराष्ट्र में कितनी थी? 48 थी। फिर हुआ क्या? 2000 में
उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया। कब बनाए गए थे? 2000 में बनाए गए थे। 2000 में बनाए गए थे नवंबर महीने में। कौन से महीने में? नवंबर महीने में। पहले छत्तीसगढ़ का बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना था। ठीक है, तो जब वो झारखंड बन गया तो झारखंड में सीटें चली गई। तो अब कितनी बची हैं बिहार में? अब 40 सीटें बची हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है लोकसभा में? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें? 48 हैं। और तीसरे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 सीटें। तो 80, 48, 42 याद रखोगे वर्तमान स्थिति के अनुसार। ठीक। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 हैं और बिहार में 40 सीटें हैं। ठीक। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1952, 1950 या 1954? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। 1952 में 116 का बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 13 मई 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। और चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुए थे। 489 सीटों पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को तो वो दिया जाता है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, या उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, या उनके क्षेत्रफल, या उनके राजस्व के अनुपात में। तो जो ये राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। ठीक है, तो 117 का क्या हो जाएगा? 117 का क्या हो जाएगा? 117 का हो जाएगा भाई आपका बी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। किसमें? 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के बारे में है। तो मैंने बताया था राज्य वेत की शपथ सभा, राज्य वेत की शपथ सभा। तो पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में और संघ शासित प्रदेश के बारे में है। ठीक है, राज्य दूसरी सूची में वेतन के बारे में है, तीसरी सूची में शपथ के बारे में है और चौथी सूची में राज्यसभा के बारे में। तो 4 सूचियां तो ऐसे याद हो जाएंगी आपको। राज्य वेत की शपथ सभा, ये ट्रिक है इसकी। राज्य वेत की शपथ सभा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। विघटन क्यों नहीं होता इसका भी तरीका वो जान लो, मेथड क्या है। इसमें क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो सेवानिवृत्त होंगे उनकी जगह नई भर्ती कर ली जाएगी, मतलब इलेक्शन हो जाएगा, नए सदस्य आ जाएंगे राज्यसभा के। ठीक, फिर अगले 2 वर्ष में क्या होगा, 1/3 फिर रिटायर्ड हो जाएंगे या सेवानिवृत्त हो जाएंगे, फिर भर्ती कर ली जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि सब एक बार में रिटायर्ड हो जाएं। ठीक है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कहते हैं इसे, उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है और अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो 119 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 119 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? डी हो जाएगा। किसी के पास नहीं है अधिकार उसे भंग करने का। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। व्याख्या देखते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं? 12। 121 का सी हो जाएगा। 121 का सी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है मनोनीत करने वाले 12 लोगों का, कि वो किससे होंगे? जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो।
राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन चेयरमैन या पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 122 का क्या हो जाएगा? 122 का ए हो जाएगा और बिल्कुल सही है ए। व्याख्या देखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के लिए अध्यक्ष चुना नहीं जाता, जो उपराष्ट्रपति होगा वो उसका ऑटोमेटिक अध्यक्ष होगा। किसका? राज्यसभा का। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, अनुच्छेद 89(1) व अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा। तो इन दोनों को मिला के वह राज्यसभा का क्या बन जाता है? पदेन सभापति बन जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो 123 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना अंतराल हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है। कितना? 6 महीने का। तो 125 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 125 का क्या होगा? बी। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण लेखा से, केंद्र राज्य से, नीति कार्यान्वयन से या अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं से। तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। ठीक, तो विभाजन प्रणाली किससे संबंधित हो गई? नीति कार्यान्वयन से। ठीक, एक 128 है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति या प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो 128 का क्या हो जाएगा? 128 का हो जाएगा बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। क्या करती है ये? कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। कौन? अधीनस्थ विधान समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान संसद रिपोर्ट करती है। ठीक है, अगला है 130, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो संयुक्त अधिवेशन किस पर होता है? 4 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक, तो आपको याद रहेगा सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ठीक है, जब मतभेद होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। 131 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 131 का बी। बहुत इजी प्रश्न है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। 132 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया था। कब? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 22वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम संयुक्त राज्य बना और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य बना था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? तो
राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। तो 134 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें संसद की राजी जरूरी है। संसद राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। किसका अधिकार है राज्य बनाने का? संघीय संसद का। ठीक है। संविधान समीक्षा आयोग के जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समीक्षा आयोग जिसका गठन कब हुआ था? फरवरी 2000 में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया। कौन थे? एम.एन. वेंकट चलैया। 135 का ए हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत के संविधान द्वारा। ठीक है। 136 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी अधिनियम से, किसी एक्ट से नहीं हुई है। किससे हुई है? भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। ठीक है। अच्छा, 124 है। अनुच्छेद 124 में क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय। 124 अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 124 में क्या आता है? न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। ठीक। और आपको याद रखना है कि अभी कितने वर्तमान में? 33 + 1। 33 तो है अन्य मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश, और 1 है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। 33 अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश है। तो 33 + 1 हो जाएगा। ठीक। अब जैसे प्रश्न आ जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो कितनी है? 33 + 1 है। कितनी है? 33 + 1। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। और भारत का मुख्य न्यायाधीश लोकपाल। तो कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। बी उत्तर सही हो जाएगा। 138 का क्या होगा? बी। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124(2). उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में संख्या की वृद्धि कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, विधेयक पारित करके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की विहित करने की अधिकार किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और उच्चतम न्यायालय में किसके पास है? संसद के पास है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय वालों की कितनी है? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय की जो राज्य में होते हैं उनकी कितनी है? 62 वर्ष है। राज्य वालों की कितनी है? 62 वर्ष है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जब न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो फिर ये त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है। तो नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों राष्ट्रपति के हाथ में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किससे करता है? कॉलेजियम पद्धति से करता है। जब मुख्य न्यायाधीश क्या देगा? त्यागपत्र देगा। तो किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी उम्र कितनी होती है? उम्र सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों एवं अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है और किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा? ई। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। तो मतलब उसमें जो विकल्प दिए हैं एक से ज़्यादा उत्तर सही है। भारत में जो न्यायिक प्रणाली है संविधान, कानून तथा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? केंद्र का राष्ट्रपति होता है। तो राज्य का कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्य का कौन होगा? मुख्य संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा।
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद धारण करता है। 146 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका में कौन सम्मिलित होगा? तो राज्य की विधायिका में 3 लोग सम्मिलित होंगे। वो होगा क्या क्या? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगी और विधान परिषद। तो 146 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 देखते हैं किस विकल्प में है। क्या हो जाएगा? 4, और इसका डी सही है। क्या सही है? डी। चौथा केवल इसमें है। तो राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से बनेगा। ठीक है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल होगा कौन कौन? राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। ऐसे ही संसद किस से मिलकर बनी है? तो संसद बनी है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। और विधायिका किससे मिलकर बनी है? राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वह उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया था। ठीक है। तो किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 175 के 2 में है। किस में है? अनुच्छेद 175 के 2 में है कि राज्यपाल किसे निर्देश दे सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष को। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। जैसे परिषद, विधान पालिका परिषद या विधान परिषद कह लो, ये राज्य में उच्च सदन होता है और राज्यसभा केंद्र में उच्च सदन होती है। राज्यसभा क्या है? केंद्र में उच्च सदन है। वैसे ही राज्य में उच्च सदन क्या है? विधान परिषद या विधान पालिका परिषद। तो 148 का हो जाएगा ए। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। ठीक है। विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी। विधान परिषद को हम कहेंगे उच्च सदन और विधानसभा को कहेंगे निम्न सदन। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। तो उद्योगपति नहीं चुने जाते। ठीक है। शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य भी राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो विधान परिषद की संरचना मतलब बनाना और उसे विघटन करना किसके हाथ में? केंद्रीय संसद के हाथ में है। तो 150 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। और आज ये बीपीएससी पॉलिटी की तीसरी क्लास थी जो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे प्रश्न हो गए 150। कितने हो गए? 150। ये क्लास रिवीजन के तौर पर बहुत ही उपयोगी होगी। आप बीपीएससी या फिर जो भी परीक्षा हो रही है बिहार में, जो भी परीक्षा हो रही है, बीपीएससी टीयर 3 की हो रही है, ठीक है, टीचर की हो रही है, उस सब के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलिटी प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक एग्जाम में आती है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।